नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता। समय की बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई आ रही है। दिल्ली और मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली में मास्क को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है, तो मुंबई में आज से बिना कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के दूसरे राज्य से आने वाले लोगों की सख्त जांच की जा रही है। उद्धव सरकार ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में आने वालों को कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, मुंबई हो या दिल्ली, तमाम जगह पर फिलहाल सख्ती बढ़ा दी गई है। जहां एक तरफ दिल्ली में जुर्माने की राशि मास्क न लगाने पर बढ़ा दी गई। पहले जहां आपको 500 रुपए जुर्माना देना होता था, अब 2000 का जुर्माना आपको दिल्ली में देना होगा। और इसी के साथ साथ मुंबई में जो बाहर के राज्य से आ रहे हैं उनकी सघन जांच हो रही है और साथ ही साथ कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना जरूरी कर दिया गया है। आज दिल्ली, राजस्थान, गोवा और गुजरात से महाराष्ट्र पहुंचने वाले लोगों को कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। आज सुबह से ही रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौजूद हैं और जिनके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है उनका तुरंत टेस्ट किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के फैसले के मुताबिक इन चारों राज्यों से महाराष्ट्र में आने वालों को कोरोना की नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाए बिना एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली, एनसीआर, गोवा, गुजरात और राजस्थान से आने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक राज्य में कोरोना के मामलों में कमी आई है, जिसे देखते हुए और सख्ती बढ़ती जा रही है। हमें नजर रखना जरूरी है कि अगर ऐसा दिख रहा है कि अगर संख्या बढ़ रही है या कुछ अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की वजह से कुछ इन्फेक्शन बढ़ने की चांसेस हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ऐसे वक्त हमारे को कुछ जो हमने आज ढील दी गई है, वो ढील जो दी गई है उसमें कुछ और सख्ती से काम करना ज़रूरी है। लॉकडाउन ये हमारे आज फिलहाल आज की सिचुएशन में तो भी बिल्कुल लॉकडाउन की स्थिति नहीं है या उस बारे में कोई विचार हमारा चल नहीं रहा है। महाराष्ट्र में दाखिल होने के लिए आज से नए दिशा निर्देश लागू हो चुके हैं। उसी के मद्देनजर यहाँ पर आप देखें तो एक कतार में ये राजधानी एक्सप्रेस इस वक्त मुंबई सेंट्रल पहुंची हुई है और यहाँ पर लोग एक कतार में जो है वो बाहर की तरफ निकलेंगे। इस दौरान जो 96 घंटे के अंदर की अपनी रिपोर्ट है वो उन्हें यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। सबसे अहम बात यह है कि गुजरात, राजस्थान, गोवा और दिल्ली, ये 4 राज्य हैं। इन 4 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए ये नियम बंधककारी है। यहाँ पर देखें, ये जितने भी लोग हैं, ये लंबी कतार आपको जहाँ नजर जाएगी वो दिखाई पड़ेगी। ये जो लोग पैसेंजर्स आ रहे हैं, पहले उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, उन्हें यहाँ से गुजरना पड़ता है और इसके बाद जो यहाँ पर देखें, जो भी पैसेंजर्स आएगा उसके सबसे पहले टेम्परेचर चेक किया जाता है। उसके बाद जो है उससे पूछा जाता है कि क्या उसके पास रिपोर्ट है या नहीं है। फिर इसके बाद उन पैसेंजर्स को यहाँ पर दूसरे पैसेज में जो यहाँ पर अपनी रिपोर्ट जो है वो दिखानी पड़ती है। अगर इस दौरान उनके पास रिपोर्ट नहीं है तो उनके जो बेसिक सिम्टम्स हैं, उन सिम्टम्स के आधार पर जो है उसके आधार पर ये देखें कि अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है तो बेसिक सिम्टम्स की जानकारी ली जाएगी और इसके बाद कोविड टेस्ट जो है वो करके उसके सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और उसके बाद जो है इन पैसेंजर्स की पूरी जानकारी लेने के बाद इन्हें छोड़ा जाएगा। कुछ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट से विवेक गुप्ता हमारे साथ है, मुंबई सेंट्रल से आशीष सिंह हमारे साथ हैं, दिल्ली के मयूर विहार से जावेद मंसूरी हमारे साथ है, दिल्ली के आनंद विहार से अमित सिंह हैं और दिल्ली से ही प्रियंका कांडपाल अब से थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी। जल्दी से पहले रुख हम आशीष का कर लेते हैं क्योंकि मुंबई सेंट्रल में मौजूद है। आशीष, बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि टेस्ट की रिपोर्ट लेकर उनको आना है। दरअसल जरा बात कीजिए, अगर लोगों से हो पाए, किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? जी, सबसे अहम बात यह कि अभी जो है ये प्लेटफॉर्म खाली है, केवल जो सुविधाएं हैं वही दिखाई पड़ेंगी। जब ट्रेनें आती हैं उस दौरान ही जो है प्लेटफॉर्म पर एक्टिविटी बढ़ जाती है। एमटी यहाँ पे टेस्ट किए जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि ये निःशुल्क टेस्ट होंगे। शुरुआत की गई है कि जिन लोगों को जो अपनी रिपोर्ट्स के साथ नहीं दाखिल हो रहे हैं उनमें बेसिक सिम्टम्स अगर पाया जाता है तो ऐसे में उन लोगों को यहाँ पर सीधे टेस्ट
करवाए जाएंगे। अगले 10 मिनटों में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और उसी बिना पर उन्हें जाने दिया जाएगा। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस अगले कुछ मिनटों में जो है वो मुंबई सेंट्रल पहुंचने वाली है और ऐसे में यहाँ पर एक बार फिर जितने यात्री होंगे उन्हें पहले अपनी बोगी के सामने जो है कतार में खड़े होना है। कतार में खड़े होने के बाद उनके टेस्ट करवाए जाएंगे। ये पूरी मेडिकल की टीम है, यहाँ पे देखें पूरी मेडिकल की टीम है जो कि हर एक ट्रेन के जांच करने के बाद तुरंत जो है अपना जो कवर है उसे चेंज करती है। इसके अलावा हर एक व्यक्ति की जांच करना जो है अनिवार्य रूप से है। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये जो ट्रेनें आ रही हैं लगातार, उन ट्रेनों के हर एक यात्री की जांच के लिए पैमाना क्या है, कितना वक्त लगता है और कितनी तेज़ी से किया जा सकता है? अभी जो भी यात्रीगण आते हैं जिनके पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं है, उनका हम एंट्री पे बॉडी टेम्परेचर और सिम्टम्स के लिए उनको स्क्रीन करते हैं। उसमें से जो नई गाइडलाइंस के हिसाब से क्या जो है रिपोर्ट जमा करना कंपलसरी है? नहीं, रिपोर्ट जमा करना कंपलसरी नहीं है। जिनके पास रिपोर्ट है उनको तुरंत घर जाने दिया जाएगा। जिनके पास रिपोर्ट नहीं उनका ये स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग में जो सस्पेक्टेड रहेंगे उनका यहाँ पे एंटीजन टेस्ट होकर तुरंत रिपोर्ट मिलेगा और वो रिपोर्ट के अनुसार उनको घर जाने दिया जाएगा। तो अर्पिता, जिन लोगों के पास रिपोर्ट नहीं होगी उन्हें तुरंत एंटीजन टेस्ट करवाना पड़ेगा और उसके बाद ही उनको घर जाने दिया जाएगा। ठीक है आशीष, रहिए मुंबई का रुख कर लेते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर विवेक गुप्ता भी हमारे साथ हैं। विवेक, वहां पर क्या अपडेट? देखिए अर्पिता, यहाँ पे जो अपडेट्स है कि जो जिस तरह से हमारे संवाददाता आशीष ने बताया कि जो BMC का जो बूथ कैंप है वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है, लेकिन मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ वो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जो भी BMC की जांच हो रही है वो एयरपोर्ट के अंदर हो रही है। आपको और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि गुजरात, NCR, दिल्ली, गोवा और राजस्थान, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ से जो भी पैसेंजर आएंगे उनको अपना RT-PCR का निगेटिव रिपोर्ट हर हाल में रखनी होगी। अगर वो लोग निगेटिव रिपोर्ट नहीं रखते हैं तो उनका टेस्ट एयरपोर्ट के अंदर होगा और एयरपोर्ट के अंदर होने के बाद अगर वो नेगेटिव आते हैं तभी उन्हें बाहर जाने दिया जाएगा। अगर पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन यानी कि जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर भेज दिया जाएगा। अभी तुम्हें ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं दिख रही क्योंकि जो RT-PCR के टेस्ट चल रहे हैं अंदर वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में चल रहे हैं। लोगों की लाइनें अंदर काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं। जो कुछ पैसेंजर से हमारी जरूर बात हुई उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिनकी फ्लाइट आज सुबह की थी, बहुत दिन पहले उन्होंने बुकिंग करके रखी हुई थी, इसी वजह से वो RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं ला पाए। लेकिन उनका जो टेस्ट है वो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हो रहा है क्योंकि डोमेस्टिक एयरपोर्ट कोविड की वजह से पूरी तरीके से बंद है। इसलिए जो भी डोमेस्टिक एयरलाइंस है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑपरेट हो रही है और BMC के जो बूथ कैंप अंदर लगे हैं सभी पैसेंजर, जो मैंने 4 राज्य बताए, सभी पैसेंजर्स की RT-PCR जाँच हो रही है। जो लोग के पास नेगेटिव रिपोर्ट है वो आसानी से बाहर जा सकते हैं, जिनके पास नहीं है उनकी जाँच खुद अंदर BMC के लोग करें। कुछ यात्री आ रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि अंदर का क्या जो BMC का बूथ कैंप लगे हुए हैं अंदर के क्या है। सर आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं सर? गोवा से आ रहे हैं। अंदर कोई टेस्ट हुआ था? कोई गोवा में जो प्रोविजन थे कि RT-PCR रिपोर्ट लाने पड़े थे? कुछ भी टेस्ट नहीं हुआ। ओके, अंदर BMC ने जांच नहीं की आपकी? नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, क्योंकि सर जो नया कोविड रूल है उसमें कहा गया कि जो गोवा से आने वाले लोग हैं उन्हें RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी। आपने रखी थी रिपोर्ट? नहीं, रिपोर्ट नहीं रखी थी, कराने गए थे, इतना टाइम नहीं था। ओके, तो अंदर भीड़ लगी है क्या अंदर? नहीं, कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये कुछ यात्री थे जो गोवा से आए हैं, उन्होंने कहा कि अंदर RT-PCR के टेस्ट कुछ लोग के हो रहे हैं, कुछ लोग के नहीं हो रहे हैं, लेकिन गोवा एक ऐसा रास्ता जिसमें RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना बेहद जरूरी था। ठीक है विवेक, रहिए आप हमारे साथ। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में भी कोरोना पर लगाम लगाने के लिए लगातार सख्ती बरती जा रही है। बिना मास्क वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। जो भी लोग बिना मास्क के मिल रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। दिल्ली में बिना मास्क के पकड़े जाने पर 2000 रुपए का चालान है। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 109 लोगों की मौत हुई, 6224 पॉजिटिव मामले भी सामने आए। दिल्ली में लगातार मास्क को लेकर सख्ती हो रही है। इस वक्त हम मयूर विहार में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं जिला प्रशासन की टीम ऐसे लोगों को देख रही है जो मास्क नहीं पहन रहे, उनका चालान किया जाएगा। देखिए एक गाड़ी अभी रोकी है। इसी तरह से लगातार सख्ती बरती जा रही है। यहाँ पर क्या इन्होंने मास्क नहीं पहना था? नहीं, अभी इन्होंने मास्क लगाया। फोटो है आपके पास? हाँ जी, फोटो खींची हुई है। देखिए ये लगातार यहाँ पर जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं ये इसी तरह से फोटो क्लिक कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों को चालान करने के लिए। क्या हुआ भैया? सर एक चालान कटेगा सर, दो नहीं काट रहा हूँ। क्या हुआ सर? सर दोनों विदाउट मास्क सर। ये सर फैमिली से ही है हम लोग। क्या सर? फैमिली से ही है, एक ही ऑफिस में साथ में रहते हैं हम लोग। नहीं फिर भी मास्क तो ज़रूरी है। अगर गाड़ी में एक से ज़्यादा लोग हैं उसके लिए ज़रूरी है मास्क। सर चालान कटाना पड़ेगा सर आपको।
ठीक है। यहाँ गाड़ी इसी तरह से रोकी जा रही है और देखिए ट्रैफिक भी हल्का स्लो हो गया है। आप देखेंगे अगर तस्वीरों में जो मयूर विहार वन जहाँ पर ये लगातार इसी तरह से चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि जब से 2000 का चालान हुआ है तब से सुधार भी आया है, लेकिन अभी भी लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं, जिन्हें जिला प्रशासन की टीम जिनका चालान कर रही है। ठीक है जावेद, आप रहिए हमारे साथ, प्रियंका भी हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, आप जहां पर हैं उस जगह पर क्या हाल है? लोग चालान दे रहे हैं आराम से? जी बिल्कुल, इस वक्त हम सराय काले खां पे मौजूद हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के साथ यहाँ चालान काट रही है। लेकिन सुखद खबर ये है कि सुबह से यहाँ पर अभी तक एक भी चालान नहीं कटा है। दिल्ली पुलिस के डेटा की अगर बात करें तो 4 दिन में पहले 1500, पहले दिन 1300, फिर 1500, फिर 500 और कल 250 के लगभग जो मास्क ना पहनने को लेकर चालान है वो कटे हैं। तो ऐसे में लोग काफ़ी जागरूक नज़र आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर आप पुलिस की टीम देख रहे हैं, इसके पास ही बस स्टैंड है, यहाँ इस वजह से भी बहुत लोगों का आना जाना रहता है, उन पर भी नज़र रखी जा रही है और बस स्टॉप भी यहाँ पर पास में है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो 4-5 पुलिस वाले हैं वो अलग अलग जगह पर यहाँ पर खड़े हैं और नज़र रखे हुए हैं कि कोई बिना मास्क के नज़र आए तो उनका चालान काटा जाए। लेकिन फिलहाल सुबह से एक भी चालान इस इलाके में नहीं कटा है। जो तमाम लोग नज़र आ रहे हैं वो मास्क पहने हुए नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल प्रियंका, आप रहिए हमारे साथ, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित हमारे साथ मौजूद हैं, अमित का भी जल्दी से रुक कर लेते हैं। अमित, जरा तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल अर्पिता, मैं बता दूं कि मैं इस वक्त आनंद विहार पे हूं और यहां पर आप देख सकते हैं ये बस स्टैंड है और यहां पर किस तरीके से यहां पर जो सिविल डिफेंस के लोग और जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार पैनी नज़र बनाए हुए हैं। उन लोगों पर पैनी नज़र बनाए हुए जो बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए यहां पर तक पहुंच रहे हैं। बस स्टैंड है यहाँ पर और यहाँ पर देखिए किस तरीके से, लेकिन सुखद बात बता दूं आपको कि यहाँ पर किसी भी एक शख्स को अभी तक चालान नहीं आज सुबह से काटा गया है। जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वो सभी मास्क लगा कर पहुँचे हैं। सिविल डिफेंस के लोग हैं, दिल्ली पुलिस के लोग हैं यहाँ पर और आप देख सकते हैं। और जितनी भी ये सड़क जिस तरीके से घुमावदार है, आपको हर तरफ दिखेगा दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस के लोग जो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। सीधा बस ड्राइवर से बता रहे हैं कि बिना मास्क के अगर कोई शख्स आपके बस में चढ़ता है तो उसको चढ़ने ना दे और तुरंत दिल्ली पुलिस के जवानों को सूचित करें, उसका चालान किया जाएगा। तो इस तरीके से पैनी नज़र बनी हुई है दिल्ली पुलिस के जवानों की और साथ में सिविल डिफेंस के लोगों की। और सुखद खबर यही है कि सुबह से यहाँ पर एक भी शख्स का चालान नहीं किया गया है। अर्पिता, बिल्कुल, यानी जिस तरीके से अमित जानकारी दे रहे हैं, अलग अलग जगहों की देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो मुंबई हो, क्योंकि कोरोना के हालात से इस वक्त हर कोई जूझ रहा है और इसीलिए अब राज्य सरकारें जो हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। तमाम वो नियम बनाए जा रहे हैं ताकि स्थिति जो है वो सुधर पाए। विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक का रुख करें उससे पहले जरा जावेद के पास कोई अपडेट है, रुख कर लेते हैं। जावेद, देखिए हम मयूर विहार में मौजूद हैं और आज यहाँ हमें मयूर विहार में क्या नज़र आ रहा है अर्पिता, 5 टीम है, बहुत ज़्यादा सख्ती जो है आज हमें इस जगह पर नज़र आ रही है। आपको बता दें कि नोएडा से दिल्ली आने वाला ये अहम रास्ता है और यहाँ पर बहुत मुस्तैदी के साथ आप देखेंगे सड़क पर यहाँ सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स यहाँ तैनात हैं और इसी तरह से चेकिंग की जा रही है। लेकिन क्या स्थिति है वो हम जानने की कोशिश करते हैं जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है। सर, ये बताइए कि जिस तरह से नवंबर में मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अब ऐसे में सख्ती मास्क को लेकर होगी, सुबह से क्या आंकड़ा है, कितने चालान हुए और क्या स्थिति है? इस समय आंकड़े मतलब कम आ रहे हैं, लोग ज़्यादातर अवेयर हो गए हैं और ज़्यादातर गाड़ियों में आप देख रहे होंगे खुद की मास्क लगा कर आ रहे हैं लोग। कितने चालान हुए सुबह से अगर आप सुबह से मतलब अभी 1-2 हो पा रहे हैं सबके, 1-2 हो पा रहे हैं, लेकिन सख्ती आज 5 टीमें आपकी? जी 5 टीमें हैं यहाँ पर आज। देखिए 5 टीम यहाँ पर तैनात की गई हैं और ये बहुत अहम स्पॉट है क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है। यहाँ से हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं दिल्ली में कामकाज के लिए। तो ये तस्वीर यहाँ पर हमें मयूर विहार में नज़र आ रही है। लेकिन देखिए नवंबर महीने की बात करें तो दिल्ली में स्थिति बेहद ख़तरनाक है। 2000 से ज़्यादा मौत सिर्फ नवंबर 24 तारीख यानी कल तक हुई हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा सख्ती हर जगह पर नज़र आ रही है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। अर्पिता, बिल्कुल जावेद, रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच चौंकाने वाली खबर जयपुर से आ रही है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा कोरोना पॉजिटिव हैं और इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन मंगलवार को रघु शर्मा खुद ही अस्पताल के दौरे पर निकल गए। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने न सिर्फ राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस अस्पताल का दौरा किया, बल्कि बेड पर जाकर दूसरे मरीजों का हाल भी जाना।
नियम के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव मरीज को क्वारंटीन रहना होता है, लेकिन रघु शर्मा ने इस नियम का पालन नहीं किया। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का इस तरह से अस्पताल का दौरा करना न सिर्फ दूसरे मरीजों के लिए खतरा था, बल्कि अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स और दूसरे कर्मचारियों में भी कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है। जब सरकार की तरफ से खुद लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए जाते हैं, ऐसे में मंत्री का नियमों को तोड़ना बड़े सवाल खड़े करता है। भवानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी, वाकई ये चौंकाने वाली खबर, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, खुद कोरोना पॉजिटिव हैं और अस्पताल का दौरा कर रहे हैं। देखिए, रघु शर्मा पॉजिटिव आए थे 2 दिन पहले और आने के बाद में जयपुर की जो राजस्थान यूनिवर्सिटी अस्पताल में इनके लिए, वैसे राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहीं पर भर्ती थे। उनको छुट्टी दे दी गई थी कल, और छुट्टी देने के बाद उनको होम आइसोलेशन में भेजा गया था। और उस बिल्कुल, यानी जिस तरीके से जी डॉक्टरों के साथ में पूरे अस्पताल में केवल घूमे, मरीजों से मिले। सवाल सबसे बड़ा ये बीजेपी ने सवाल उठाया कि क्योंकि महामारी एक्ट लागू होता है सभी पर, अगर कोई आइसोलेशन तोड़ता है, अगर क्वारंटीन के नियम का पालन नहीं करता है, तो रघु शर्मा पर आरोप लगाया कि उन्होंने क्वारंटीन के नियम को तोड़ा है। इससे जो उनके साथ डॉक्टर जा रहे थे वो तो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं है डॉक्टर्स, तो उनको कोरोना का खतरा हो सकता है। जो बाकी पॉजिटिव है उनकी तबीयत भी हो सकती है। ठीक है भवानी, आप नजर बनाए रखिए। तो एक तरफ गुजरात में कोरोना के मामलों में कमी नहीं आ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद के स्वागत कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में जुटे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। गुजरात के बोटाद में बीजेपी सांसद शंभू ने स्वागत में लोगों ने ढोल नगाड़े बजाए और भीड़ के साथ सड़कों पर नाचते दिखे। और यही नहीं, सांसद के आसपास भी लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान कोरोना नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की गई। तो ये तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। अगर ये तस्वीरें आप ध्यान से देखेंगे तो आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि कोरोना का वक्त चल रहा है। लोगों ने मास्क जरूर लगाया, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए वो सोशल डिस्टेंसिंग लोगों के बीच में नहीं। और कुछ चेहरे तो आपको ऐसे भी दिख जाएंगे जिनके चेहरे पर मास्क तक नहीं है। और ऐसे में सांसद महोदय की जिम्मेदारी ये थी कि वो कम से कम लोगों से आग्रह कर सकते थे कि एक जगह ऐसे इकट्ठा ना हो और मास्क लगाए रखें, लेकिन ऐसा कुछ भी इन सांसद महोदय ने नहीं किया। उधर प्रधानमंत्री ने मंगलवार को देश के 8 सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और इसके बाद प्रधानमंत्री ने कोरोना और वैक्सीन को लेकर सरकार का ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा। प्रधानमंत्री ने इस वैक्सीन के वितरण की तैयारियों को पुख्ता करने के साथ साथ इस बात पर भी जोर दिया कि वैक्सीन के इंतजार में कोरोना को लेकर लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के मुताबिक देश संकट के भंवर से निकलकर सुरक्षित किनारे की ओर जरूर बढ़ गया है, लेकिन अभी किनारे तक पहुंचा नहीं है। ऐसे में छोटी सी लापरवाही अब तक की सारी कामयाबी पर पानी फेर सकती है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। कोरोना के खात्मे में चंद दिन बाकी, फिर भी लापरवाही पड़ सकती है भारी। इसलिए पीएम ने दी देशवासियों को सलाह। गौर से सुनिए पीएम की नसीहत। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा न हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने देनी। कोरोना को लेकर 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम ने जो बैठक की उसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि देश कोरोना के चक्रव्यूह को पार करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है, लेकिन अब भी बहुत बड़ी जंग बाकी है। जरा सी ढिलाई इस जंग का पासा पलट सकती है, इसलिए जरूरत है सावधान रहने की, सतर्क रहने की और सारे नियम कोरोना को लेकर पालन करने की। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गया है। भारत में भी कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। पीएम मोदी ने उन्हीं 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की जहां कोरोना एक बार फिर तेजी से पैर फैला रहा है।
पीएम ने सभी 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और इसके बाद देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम के साथ जुड़े, जिसमें प्रधानमंत्री ने कोरोना से जंग की रणनीति के साथ साथ वैक्सीन को लेकर सरकार के ब्लूप्रिंट की जानकारी साझा की। पीएम मोदी ने समझाया कि कैसे वैक्सीन देशवासियों को उपलब्ध कराई जाएगी। पीएम ने वैक्सीन के वितरण के एक्शन प्लान पर चर्चा करते हुए ये साफ कर दिया कि हर नागरिक का टीकाकरण सरकार की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता होगी, लेकिन सरकार टीके के साइड इफेक्ट का ख्याल रखते हुए टीकाकरण अभियान तभी शुरू करेगी जब वैक्सीन सभी वैज्ञानिक मापदंडों को पूरा कर लेगी। पीएम ने पूरे देश में वैक्सीन के वितरण कार्यक्रम पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने राज्यों से वैक्सीन वितरण को लेकर सुझाव भी मांगे हैं और ये निर्देश भी दिया है कि वैक्सीन के वितरण के लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होगी, इसलिए राज्य सरकारें इस दिशा में काम शुरू कर दें। पीएम ने कहा कि ब्लॉक लेवल पर वैक्सीन के वितरण की टीम बनानी होगी, लेकिन वैक्सीन कब आएगी इसका निर्णय वैज्ञानिकों पर छोड़ देना चाहिए। जहां तक कीमत की बात है तो वो भी वैक्सीन आने के बाद ही तय की जा सकती है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी ये राज्यों के साथ मिलकर के एक मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है कि भाई अगर इस प्रकार से WHO ने जो कहा है हम चलते हैं तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ये निर्णय तो हम सब मिलकर के ही करेंगे। के सुझाव का महत्व इसमें बहुत रहेगा। वैक्सीन कब तक आएगी और फिर देश भर में इसका वितरण कैसे होगा, इसे लेकर काफी दिनों से सवाल उठ रहे थे। प्रधानमंत्री ने इन सवालों का जवाब भी दिया और ये भी कहा कि कोरोना राजनीति का विषय नहीं है और वैक्सीन को लेकर अभी सब कुछ वैज्ञानिकों पर ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आज भी कुछ अच्छे मुद्दे उठाए सबने कि ये हो, इससे भी ज्यादा होंगे। ये अगर मिल जाएंगे तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी वर्कआउट करने में सुविधा होगी और ये कोई किसी पे थोप नहीं सकता है। भारत सरकार निर्णय करे कि हम ये करेंगे और राज्य सरकार, ऐसा नहीं हो सकता। हम सबको मिलकर के ही इस चीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसलिए सबके विषयों का बड़ा महत्व है। वैक्सीन के वितरण के साथ साथ पीएम ने राज्यों से इस बात का भी सुझाव मांगा कि टीका पहले किसे और किस आधार पर दिया जाएगा। अब तक यही माना जा रहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण सबसे पहले होगा, इसके बाद कोरोना से जंग में जुड़े लोगों का टीकाकरण किया जाए और टीकाकरण के लिए बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि वैक्सीन आने के 4 महीने में ही ये आम लोगों तक पहुंच जाए। पीएम मोदी ने वैक्सीन आने पर सरकार के एक्शन प्लान का खाका तो साझा किया, लेकिन साथ ही ये भी साफ हो गया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और कोरोना का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है उसे काबू में लाने के लिए पीएम ने कोरोना से जंग का मंत्र भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की स्थिति दूसरे बहुत से देशों से बेहतर जरूर है। हमारे यहाँ रिकवरी रेट भी काफी अच्छी है, लेकिन अच्छी रिकवरी रेट देखकर लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पॉजिटिविटी रेट और मृत्यु दर कम करने पर सारा जोर लगाना होगा। साथ ही वैक्सीन के इंतजार में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कराना बेहद जरूरी है। बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे। इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है और इसलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश दे करके सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने आप बचाएं। और हमारी जो गलतियां हुई वही एक खतरा बन गया, थोड़ा ढिलाई आ गई। इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा। कोरोना से जारी जंग में एक मोर्चा तो सरकारों ने संभाल रखा है तो दूसरे मोर्चे पर वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना की कई वैक्सीन लगभग तैयार है और इनके अगले साल की शुरुआत में बाजार में आने की उम्मीद है, जिसमें ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड 70 से 90% तक प्रभावी पाई गई है, जबकि फाइजर की वैक्सीन
95% तक प्रभावी रही है। ट्रायल में मॉडर्ना की वैक्सीन 90% सफल पाई गई है, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 60% सफल रही है। रूस की स्पुतनिक भी ट्रायल में 95% तक कामयाब पाई गई। इन सभी वैक्सीन के लिए अलग अलग जरूरतें हैं, जिनके लिए भारत अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। कुछ वैक्सीन सामान्य तापमान पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है, जबकि कुछ के लिए काफी कम तापमान की जरूरत होती है। भारत सरकार इस कोशिश में है कि कोई भी वैक्सीन आए तो उसके वितरण में कोई परेशानी ना हो। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड को 2 से 8 डिग्री के तापमान पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ये वैक्सीन आई तो भारत में इसके लिए कोल्ड चेन मौजूद है, लेकिन फाइजर की वैक्सीन के लिए -60 डिग्री से -90 डिग्री के तापमान की जरूरत है, जिसके लिए कोल्ड चेन मौजूद नहीं है। मॉडर्ना की वैक्सीन को -20 डिग्री के तापमान की जरूरत है और इसके लिए भी देश में कोल्ड चेन मौजूद है, जबकि रूस की स्पुतनिक वी को -18 डिग्री के तापमान की जरूरत है और इसकी कोल्ड चेन देश में मौजूद है। वैक्सीन के जल्द से जल्द वितरण के लिए प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया है कि वो कोल्ड चेन बनाने का काम शुरू कर दें। हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी, कहां कहां संभव हो गए, उसके पैरामीटर्स क्या हो गए, उस पर हमें यहां से सूचनाएं तो डिपार्टमेंट को चली गई है, लेकिन इसको अब इम्प्लीमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा और जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सप्लाई भी सुनिश्चित की जाएगी। और इसका विस्तृत प्लान बहुत जल्द ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर के तय कर दिया जाएगा। हमारी राज्यों की और केंद्र की टीम साथ लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, काम चल रहा है। एक तरफ देश भर में कोरोना से जंग जारी है तो दूसरी ओर कोरोना का ग्राफ भी बढ़ रहा है। कोरोना का आंकड़ा अब 1 करोड़ की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आम नागरिकों की कोरोना से जंग में भागीदारी हो और इसके लिए जरूरी यह है कि हम सब कोरोना की गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और कोरोना की मार के बीच लापरवाही की बड़ी तस्वीर सामने आई। गाजीपुर डंपिंग यार्ड से गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में भीषण आग लग गई, जिससे ढेर सारा धुआं उठ रहा है। गंदे और बदबूदार धुएं ने आसपास के इलाके को ढक दिया। बताया जा रहा है कि पहले ये आग छोटे से हिस्से में लगी थी, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद अब इस आग ने भीषण रूप ले लिया है और काफी बड़े हिस्से में फैल गई है। फिलहाल दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं और लोगों का कहना है कि कूड़े के पहाड़ से निकल रहे धुएं की वजह से बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में काफी मुश्किलें हो रही हैं। धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये धुआं उठ रहा है और जिससे हमारा सब लोगों का गाजीपुर, राजवीर कॉलोनी, घड़ोली, फेज 3, मुल्ला कॉलोनी, यहाँ के लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है इसकी वजह से। अभी कोई नहीं आया झांकने के लिए, अभी तक लगी रही है। खाली बात मिलाते हैं, देखते हैं नहीं कोई क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, फोन भी करते रहते हैं, कोई सुनाई नहीं होती। दिल्ली में एक तरफ प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर के डंपिंग यार्ड में बने कूड़े के ढेर में बीती रात से आग लगी है। ये आग बीती रात सुलग रही थी, जो अब लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं पहाड़ का एक हिस्सा पूरी तरह से यहाँ पर धुएं के गुबार में ढका जरूर है, लेकिन जगह जगह पर आग सुलग रही है, आग लग रही है। कूड़े के ढेर में ये आग जो है बीती रात से लग रही है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ये आग बीती रात से जो लगी है उसको बुझाने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं हुए हैं, क्योंकि जिस जगह पर आग लगी है वहाँ पर लगातार जो पहाड़ी का एरिया है उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ पर सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि विषैला धुआं है और इसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले आसपास के लोगों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। इस धुएं की वजह से यहाँ पर किस तरह से परेशानी हो रही है? कब ये आग लगी थी भाई साहब? ये रात को आग लगी थी और रात को जब आग लगी थी तो मैंने 100 नंबर पे कॉल की थी और उसके बाद से यहाँ पे इतना धुआं है कि घरों के अंदर धुआं जा रहा है। बहुत ज़्यादा वसीला, ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा धुआं है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इससे हमारे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, खांसी उठ रही है। हमारा जीना यहाँ पे दुहार हो चुका है बहुत ज़्यादा। अब
से कुछ ही घंटों में निवार तूफान पुदुचेरी तमिलनाडु के समुद्र तट से टकराएगा, लेकिन इससे पहले ही उसका असर दिखना शुरू हो गया है। चेन्नई में कल शाम को ही तूफान के असर से जोरदार बारिश हुई, जिससे वहां की सड़कों पर पानी भर गया। कई इलाकों में तो पानी घुटनों से भी ऊपर तक दिखाई दिया। लोग मुश्किल से बारिश के पानी में आते जाते दिखे। दुकानों के बाहर भी पानी ही पानी दिखा। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु पुदुचेरी में निवार तूफान की वजह से 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें देखिए उठनी शुरू हो गई हैं। बड़ी आफत पुदुचेरी और तमिलनाडु में नजर आ रही। शाम तक ये जानकारी दी जा रही है कि शाम तक ये तट से टकरा सकता है। हालांकि एहतियात सारे बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ तेज बारिश वहां पर हो रही है। ऐसे में लोगों को अभी से ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पे कई टीमें इस परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार की गई हैं कई जिलों में, लेकिन निवार तूफान का जो असर है वो दिखने शुरू हो गए। चेन्नई में कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। कच्चे मकानों पर सबसे बड़ा संकट इसका गहरा रहा है, क्योंकि तूफान और बारिश की वजह से अभी भी कई जगहों पर पानी भर गया है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिसके कारण वहां रहने वाले लोगों पर दिक्कतें मंडरा रही हैं। साइक्लोन निहार का असर पौंडीचेरी में अभी से देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पौंडीचेरी का जो बीच है उसमें समुद्र की लहरें हैं वो किस तरीके से उफान पर है। अभी पौंडीचेरी से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर साइक्लोन निहार बताया जा रहा है, लेकिन ये शाम तक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनकर उभरेगा। अभी हालांकि साइक्लोनिक स्टॉर्म तो बन चुका है, लेकिन सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रहेगा। उसको हरिकेन कैटेगरी 2 में रखा गया है, यानी कि 130 से लेके 175 तक बीच में इसकी रफ्तार होगी। वो जो पक्के मकान से कहें, कच्चे मकान तो उसको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन पक्के मकानों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरीके का अंदेशा मौसम विभाग की ओर से। मेरे पीछे आप देखते हैं ये पौंडीचेरी सेक्रेटेरिएट है, जहां पर अभी फिलहाल इस पूरे पौंडीचेरी में 144 धारा लगा दी गई है। आज के दिन यहां पर छुट्टी रख दी गई है कि कोई आज घरों से बाहर ना निकले, और धारा 144 वैसे है। आपात जो स्थिति में जो ज़रूरी सेवाएं हैं वही केवल चालू रहेगी, उसके अलावा सब सेवाओं को बंद करने का मुख्यमंत्री ने यहाँ ने आदेश दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी मौसम जिस तरीके का है, सुबह सुबह ही तेज़ रफ्तार हवाएं चलनी शुरू हो गई है। और ये जैसे जैसे साइक्लोन निहार तट के नज़दीक आएगा वो वैसे वैसे वहाँ की तेज़ हवाएं बढ़ती जाएगी। 70-80 की स्पीड से बढ़ते हुए 140, 45 और 175 तक यह तेज़ हवाएं चल सकती है आज शाम तक। तो ये मल्लिकापुरम से लेके कराईकाल के बीच में कहीं पर भी ये साइक्लोन है वो कभी भी टकरा सकता है, और उसको लेकर एनडीआरएफ की भी टीमें, खासतौर पे 3 टीमें फिलहाल पौंडीचेरी में तैनात की गई है। तो फिलहाल वहां पर जो बारिश हो रही है उससे अभी से लोगों की दिक्कतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। तूफान की वजह से दिक्कतें शुरू हो गई हैं। जनक का सीधे रुख कर लेते हैं, वहीं पर मौजूद है जनक। क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए अभी भी समुद्र के आसपास अभी मैं, ये डुमस स्टेशन इलाका है पुडुचेरी का, और वहाँ पर ये आपको तस्वीरें हैं। ये पेड़ पौधे देख के आपको अंदाज़ा लगेगा कि अब तेज़ हवाएं लगनी शुरू हो गई है। जो मौसम विभाग कह रहा है कि उसके मुताबिक दोपहर तक ये तेज़ हवाएं हैं वो तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी, और शाम होते होते जो बताया जा रहा है, जो आकलन है, क्योंकि उसको हरिकेन की कैटेगरी 2 में रखा गया है, ऐसे में 140 किलोमीटर से लेके 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती है। ऐसे में पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद होने का दावा कर रहा है। और फिलहाल ये काफ़ी भीड़भाड़ वाला इलाका रहता है आम दिनों में, लेकिन आप देखिए यहाँ पर पूरी तरह से सड़कें खाली है। आज धारा 144 लगाई गई है, किसी को घर में से बाहर नहीं निकलने के कहा गया है। तो ऐसे में एहतियात के तौर पर लोग अभी घरों में धारा 144 के चलते। अर्पिता। बिल्कुल जनक, रही आप हमारे साथ। देखिए पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि निवार तूफान आज शाम तक समुद्र तट से टकराएगा और लोगों को सुरक्षित जगह रहने को कहा गया है। सर किस तरीके की तैयारियां हैं खासतौर पे, और लेटेस्ट अपडेट क्या है साइक्लोन निवार? पुदुचेरी में ये निवार साइक्लोन अभी आज रात को, कल सवेरे तक उन्होंने पुदुचेरी को क्रॉस करने के लिए स्थिति है। हमारा प्रदेश सरकार उसको डील करने के लिए, उसको चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार है। हमारा पुदुचेरी में
इतना डिपार्टमेंट है, PWD, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, फिशरीज, हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, कोस्ट गार्ड, ये सबको हम इकट्ठा करके परसों मैंने मीटिंग किया। ये मीटिंग में मेरा वादा था उनको, ये अभी ये साइक्लोन 110-120 किलोमीटर स्पीड में आने के लिए स्थिति है, अभी 140 तक आने के लिए ये वेदर डिपार्टमेंट में बोल रहा है। उसके लिए हम वो पूरा तैयार करके रखना, पब्लिक को अवेयरनेस क्रिएट करना, लोग उन्होंने वाटर लॉगिंग एरिया में है उनको स्कूल में, मैरिज हॉल में उनको रखने के लिए, उनका पूरा फूड वगैरह पूरा देने के लिए व्यवस्था करने के लिए हम बोल दिया। सर, पीएम ने भी आपसे बात की, पूरा एश्योरेंस दिया है, किस तरीके की एनडीआरएफ की टीमें, किस तरीके का प्लान है उसको कुछ? एनडीआरएफ टीम 2 टीम यहाँ आया, कार्यकाल में 1 टीम है। अभी हमारा ये हमारा सरकार का कोई हमारा मन में है ये आर्मी कॉलम लाने के लिए, उसको हम तैयार है। ये उन वेलोसिटी बहुत हो जाएगा, उसको जल्दी से जल्दी लोगों को निवारण देने के लिए ये पूरा हमारा सरकार तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कल टेलीफोन पे बात किया, मैंने प्रधानमंत्री को बताया पूरा हमारा सरकार ये निवर साइक्लोन को फेस करने के लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी तरह अरेंजमेंट किया। मैंने बताया उनको, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया केंद्रीय सरकार से कितना हेल्प उनको देने के लिए, पुडुचेरी सरकार को देने के लिए प्रधानमंत्री ने वादा किया। जनक, सरकार की तरफ से तो दावा किया जा रहा है कि तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, जरा तैयारियों को बताइए किस तरीके से की गई हैं। देखिए, जहाँ तक एनडीआरएफ की, जहाँ भी आपने नारायण स्वामी को भी सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ तक कि ये भी एक अंदेशा है कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे से जब हवाएं चलेगी तो इस तरीके के जो बिजली के खंभे आपको दिख रहे हैं, वो बिजली के खंभे भी उखाड़ फेंकने की ताकत होगी उस साइक्लोन में। ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है पूरे शहर और पूरे आसपास के इलाकों में। ऐसे में उसको साबित करने के लिए जो दावा किया जा रहा है कि 12 घंटे से भी कम वक्त में वापस उसको रिस्टोर किया जाए, इस तरीके की पूरी प्लानिंग उस तरीके से प्रशासन ने प्लानिंग की है और उसको अमली जामा पहनाने के लिए फिलहाल अभी पुलिस ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। कोई भी व्यक्ति, ये जो समुद्री का जो तटीय इलाका है यहाँ पर, वहाँ पर किसी को भी आने जाने की मंजूरी नहीं है। पुलिस ने ही आगे से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर ही वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी है, जिसके चलते लोग यहाँ पर ना आए। और पूरा जो ये फ्रेंच आर्किटेक्चर की तरह बना हुआ है पूरा, तो ऐसे में जो मकान है उसमें डिस्टेंस ज़्यादा है, हर चौराहे मिलते हैं आपको। ऐसे में कोई हताहत ज़्यादा ना हो, ये ज़रूरी है। इसके चलते ही लोगों को घरों में रहने के लिए हिदायतें दी गई है कि लोग घरों से बाहर न निकले, चूँकि ये साइक्लोन की रफ्तार जब पकड़ेगा तब, जैसे मैंने कहा आपको कि कैटेगरी 2 है और आसपास के जो पोर्ट है वहाँ पर भी 10 नंबर का सिग्नल बताया। तो अर्पिता, आप जानती हैं कि जो कैटेगरी बढ़ाई जाती है 10 नंबर, यानी बेहद खतरनाक तरीके से तेज़ हवाएं चलेगी। ऐसे में पूरे इलाके को, जहां पोर्ट के और आसपास के इलाकों को फिलहाल खाली करा दिया गया है। ठीक है जनक, आप नजर बनाए रखिए, पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी है दूध। शरीर में क्वालिटी प्रोटीन और कैल्शियम के लिए जरूरी है दूध, तो पीजिए हर रोज 1 ग्लास अमूल दूध। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। किशोर अजवाणी।